खतरे में है, होनी चाहिए और उनको निश्चित रूप से हटा देना चाहिए। अगर वो खुद नहीं हटते हैं तो उनकी पार्टी के लोगों को हटाना चाहिए और कम से कम चुनाव अगर बीजेपी को जीतना है या जीतने की कोशिश करनी है तो इनको हटा के ही चुनाव लड़ना चाहिए, तभी चुनाव होगा। अदरवाइज नरेंद्र मोदी ने अब कुछ बचा नहीं है। वो फ्यूज बल्ब हैं जो पहले 500 वाट के होंगे, 1000 वाट के होंगे, अब वो किसी लायक नहीं है। तो अब उनके नेतृत्व में कोई क्यों वोट देगा, मुझे नहीं समझ में आता है। तो अगर मैं देख रहा हूं तो बीजेपी में भी लोगों को ये दिखना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि हम इनके नाम पर कैसे वोट मांगे। और अगर बीजेपी को लगता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है तो फिर तो उसका नुकसान पूरी पार्टी को उठाना चाहिए और फिर पूरी पार्टी इस लायक नहीं है। जी राजीव जी, 2024 का इंतजार है। आना चाहता हूं गर्ग साहब आपके पास। मोदी जी या ब्रांड मोदी, मोदी का करिश्मा, मोदी का इकबाल वो डाउन जा रहा है और ये बात, और उसके साथ साथ हिंदुत्व वो काम नहीं आ रहा है। और ये बात ऑर्गेनाइजर ने, आरएसएस का मुखपत्र उसने लिख करके बता दी अपने 26 मई के एडिटोरियल में, स्पेशल रिपोर्ट जो उनकी छपी उसमें, उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, आप भी बता चुके हैं अपने वक्तव्य में पहले इसी कार्यक्रम में। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव और उसमें भी कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, उसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और आप मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है, कौन बता सकता है? तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने जा रहा है, रिजल्ट क्या आने जा रहा है 6 महीने 4 महीने बाद जब भी चुनाव हो। छत्तीसगढ़ बगल में है, छत्तीसगढ़ को भी आप देख रहे हैं, तेलंगाना भी बगल में है, आंध्र और राजस्थान भी बगल में है और एक मिजोरम में है। इन 5 राज्यों के चुनाव, इन 5 राज्यों में बहुत अच्छी हालत में बीजेपी नहीं है। यानी कि प्रधानमंत्री का ब्रांड ठीक हालत में नहीं है, हिंदुत्व ठीक हालत में नहीं है। रही सही कसर, ये जो अभी फिल्म आई है आदि पुरुष, देखिए कैसे खुद पे चोट पड़ती है। केरला स्टोरी लेके आए, अभी 2-3 फिल्में लाइन में लगी हुई हैं जो समाज में भेद पैदा करे। उन फिल्मों की मार तो आप समाज में डाल करके और चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं और द केरला स्टोरी को आप कर्नाटक में भुनाने की कोशिश किए और बजरंगबली को भी कर्नाटक में भुनाने की कोशिश किए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। आदि पुरुष और रही सही कसर से आपकी कमर को तोड़ रहा है ये जो फिल्म आई है। और तो यहां भी डाउन है। इसके बाद एक खबर सुनने में आ रही है कि चुनाव शायद ये जल्दी करवा लें। तो मुझे ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है, जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं कि चुनाव जल्दी करवा करके क्या फायदा होने जा रहा है मोदी जी को। और अगर मोदी जी को फायदा हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो हम लिख रहे हैं फंस गई है पीएम मोदी की कुर्सी, उसके बाद शायद उस फंसे हुए हालत से बाहर वो निकल पाए। लेकिन 2004 का चुनाव भी हम लोगों ने देखा था, उस समय शाइनिंग इंडिया का जोर था और आप याद कीजिए 3 राज्य अलग हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ अलग होकर के मध्य प्रदेश से, फिर झारखंड था, उत्तराखंड था और छत्तीसगढ़, राजस्थान और यही मध्य प्रदेश में चुनाव, और उसमें जबरदस्त जीत मिली थी बीजेपी को और चुनाव करवा दिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब। इन राज्यों में तो अच्छा स्वीप कर गई उनकी जो पार्टी थी बीजेपी, लेकिन उसके अलावा तमाम राज्यों में उनको वो सीटें नहीं मिली जिन सीटों के आधार पे 2004 में वो जीत हासिल करते। अब 2024 में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या सचमुच फंसी हुई हालत में है बीजेपी? और सबसे बड़ा जो एक सवाल आपके सामने रख रहा था, उसका जवाब भी आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर क्यों प्रीपोन करवाने की बात चल रही है कि चुनाव पहले हो सकता है। जी गर्ग साहब। देखिए, मैं अभी जो मैं जितना पढ़ रहा हूं और समझ रहा हूं उसमें मुझे लगता नहीं कि चुनाव जल्दी होंगे, क्योंकि दिसंबर तक तो 3 राज्यों में, 4 राज्यों में या 5 राज्यों में चुनाव है। तो इसलिए, और सब इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तो ये काफी महत्वपूर्ण है और मिजोरम तो अपनी जगह है। तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि लोकसभा के चुनाव फिर मई तक ड्यू हो जाएंगे, तो मैं इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि इतनी जल्दी चुनाव होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोई तैयारी उस दिशा में अभी नजर नहीं आ रही है। और कर्नाटक की हार, पंजाब की हार, हिमाचल की हार से बहुत डिमोरलाइज्ड है। आपने भी जिक्र किया अभी कि जो
ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल है, उसके बारे में आपने जिक्र किया कि उसमें सलाह दी गई है कि हिंदुत्व और प्रधानमंत्री की जो छवि है अकेले उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी 2024 का मुकाबला नहीं कर पाई। तो एक तो बात यह हुई कि मुझे अभी कोई इस तरह के संकेत नजर नहीं आते हैं कि चुनाव लोकसभा के जल्दी होंगे, और दूसरा ये कि अगर हुए जल्दी तो वो सरकार को ज्यादा नुकसान होगा बजाय फायदे के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी चीजें राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। मैं देखिए मध्य प्रदेश पर आने से पहले एक मणिपुर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं, और वो इम्पोर्टेंट है, हम लोगों के लिए भी है, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी है और देश के लिए भी है। ये मामला केवल 32-35 लाख की आबादी वाले मणिपुर का नहीं है राजीव जी। ये जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, या सिक्किम को भी मिला लें तो 8 हैं, तो हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और फिर सिक्किम को भी एक जोड़ सकते हैं। करीबन 8 करोड़ की आबादी के ये राज्य हैं। ये इतने गुथे हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ कि ये मामला मणिपुर का नहीं है। ये जो आग है, मणिपुर का संबंध पूरा का पूरा जो अभी चल रहा है उसका नागालैंड से है। वो जो कुकीज हैं वो नगाओं के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनका समर्थन है वहां नागालैंड का। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी घटना है, और आबादी का जैसा मैंने जिक्र किया कोई 7-8 करोड़ लोग रहते हैं वहां, और वो देश के साथ उनका एसिमिलेशन पहले से कम है। अगर असम को अगर छोड़ दें तो बाकी राज्यों का हमारा जो मुख्य धारा है उसमें उनका एसिमिलेशन बहुत ज्यादा सरकारों ने कभी उस ओर ध्यान दिया नहीं। अब आप बताइए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबू सिंह पिछले 10 दिनों से बैठे हुए हैं वहां डेलीगेशन के साथ, और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जयराम रमेश ने, उसमें भी वो लोग पूरे के पूरे उपस्थित थे जी। और वो प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 मई से पूरा का पूरा मिजोरम मणिपुर जल रहा है और वहां कोई सुरक्षित नहीं है। मतलब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनके घर को जला दिया गया, और उनके और चीजों को जला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के घरों पर हमले हो रहे हैं। सेना और नागरिकों के बीच में संघर्ष चल रहा है और हथियार छीने जा रहे हैं, और स्थिति इतनी भयानक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने एक बात कही जयराम रमेश ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2001 में जब इस तरह की स्थिति मणिपुर में हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मणिपुर के डेलीगेशन से तुरंत बातचीत भी की और समस्याओं को समझा, और पूरा का पूरा मामला तब शांत किया गया। आप बताइए कि ये प्रधानमंत्री को एक राज्य जल रहा है पूरा का पूरा, एक पूरा नॉर्थ ईस्ट तबाह हो रहा है, और मिलने का समय नहीं है एक डेलीगेशन से। मतलब यह है कि रोम जब जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, तो हमारे जो नीरो हैं वो जब मणिपुर जल रहा है तब विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो अमेरिका जाएंगे तो उनसे लोग पूछेंगे कि आप कैसे छोड़कर आ गए एक जलते हुए राज्य को, अपने यहाँ एक जलते हुए पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को। ये गंभीर घटना है देश के लिए, और हमारे नागरिकों के स्तर पर इस चीज को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है
कि मणिपुर में हो क्या रहा है। मणिपुर की जो वास्तविक समस्या है जी। उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही है कि उसमें जो हुआ है उसमें असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी क्या भूमिका है, राम माधव की क्या भूमिका है, जो उन्होंने समझौते किए थे उनकी क्या भूमिका है, और जो आरएसएस के द्वारा इतने सालों से काम किया जा रहा था मणिपुर में उसकी क्या भूमिका है। और वहां करीबन 200 से ज्यादा जो चर्च को जलाया गया है पूरे के पूरे मणिपुर में 200-250 चर्चों को जलाया गया है, उसकी क्या भूमिका है। आप बताइए कि पूरे देश से इतनी बड़ी घटना को मणिपुर को छुपा के रखा जा रहा है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखिए, अखबारों में देखिए, कुछ नॉर्थ ईस्ट के अखबार छोड़ दें, कलकत्ता के छोड़ दें, टेलीग्राफ वगैरह को, तो हमारे यहाँ के दिल्ली के अखबारों में या और बॉम्बे की तरफ चले जाएं, वहां जाते जाते तो पूरा मणिपुर डाइल्यूट हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये भारत जैसे देश में इस तरह की घटना हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री गए थे, बताइए क्या करके गए। वो उनके फोटो छपे थे कि जो हमारे जो बैठक ले रहे हैं उसमें वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं पात्रा साहब, वो भी बैठक में बैठे हुए थे जी। संबित पात्रा बैठे हुए थे। वो क्या करके आए थे वहां, काफी समय पहले गए थे वो वहां। ये चिंता का विषय है और आपके ये माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात जाना चाहिए कि लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। मैं ये आदि पुरुष की जो कंट्रोवर्सी है या और चीजों की जो कंट्रोवर्सी है उसको ये मानता हूं कि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये चीजों को उससे ध्यान हटा रहे हैं, एक बड़ी समस्याओं से ध्यान हटा रहे हैं। चीन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आप बताइए कि अरुणाचल भी है वो 7 सिस्टर्स में, अरुणाचल में चीन क्या कर रहा है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। लद्दाख में क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं है। तो ये बड़ा गंभीर मसला है राजीव जी। अब आपका जो दूसरा सवाल है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में देखिए अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों को हमको सम्मिलित रूप से देखना पड़ेगा। मैं कोई बहुत इस तरह की भविष्यवाणी इसलिए नहीं करना चाहता कि ये कर्नाटक से अलग जगह है और कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है वो भी पूरी की पूरी अलग है। अगर इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट होकर ये कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने हिंदुत्व को बिल्कुल नकार दिया था। अगर आप वहां देखें तो मैनिफेस्टो में एंटी कन्वर्शन लॉ को खत्म करने की बात कही थी, बजरंग दल की बात कही थी, द केरला स्टोरी की बात कही गई थी। आप देख रहे हैं कि आज ही मैं पढ़ रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक विधायक ने कहा कि अनीता शर्मा नाम की विधायक ने कि हमको हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है और उसमें प्रत्येक हिंदू को मदद करना होगी। आप अगर मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे एक इंडिपेंडेंटली, तो मैं थोड़ा सा परेशान हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना चाहती है और जो कि कर्नाटक की जो पूरी स्ट्रेटेजी थी उससे अलग है। एंटी कन्वर्जन लॉ मध्य प्रदेश में भी है और बजरंग दल मध्य प्रदेश में भी है और वो तमाम चीजें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हैं जो केरल में थी, जो कर्नाटक में थी। पर राहुल गांधी ने जिस बहादुरी के साथ वहां इन चीजों का सामना किया और एक नए किस्म का की रिस्क ली, उन्होंने जोखिम ली कि देखते हैं इतने बड़े हिंदू बहुल राज्य में अगर वो बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं या धर्मांतरण
कानून को खत्म करने की बात कर रहे हैं, या अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, हिजाब की बात कर रहे हैं, नमाज की बात कर रहे हैं, हलाल की बात कर रहे हैं, या बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री के हिंदुत्व को चुनौती दे रहे हैं, फ्रंट सामने से वो बजरंगबली लेकर आए तो उसको चुनौती दे रहे हैं। राजीव जी, हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उल्टा हो रहा है कर्नाटक से, तो मैं थोड़ा सा उसको लेकर चिंतित हूं। अब वो हमारे कुछ जो विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक चेंज है कांग्रेस का, कि जैसा देश वैसा भेष, मतलब एक रणनीतिक डिसीजन है कि या अप्रोच है। आपने सुना होगा कि जबलपुर में प्रियंका गांधी ने नर्मदा पूजन 101 ब्राह्मणों के साथ जो किया, और पूरे शहर में बजरंगबली की गदाएं 30-30 फीट की लगाई गई। क्या ये राहुल गांधी की, जो हम राहुल गांधी को जिस इमेज में देख रहे हैं कर्नाटक के बाद से, और जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि हमने देखा, अमेरिका में देखा और तमाम जगह देखा, क्या उससे मेल खाती है क्या? तो अगर हिंदुत्व का मुकाबला, बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला कांग्रेस एक हिंदुत्व से करेगी, तो वो जो अल्पसंख्यक हैं या दलित हैं या और लोग हैं, आदिवासी हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को एलिनेटेड फील करेंगे। और आप वो जो बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में ही अपनी सेंध लगाकर आप अपने लिए हिस्सा मांगना चाहते हैं, तो ये कितना, हालांकि अभी किस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए हमको, ये बड़ा जल्दी होगा, अभी 4-5 महीने की देरी है, पर जो चल रहा है वो थोड़ा सा, आप चूंकि मुझसे पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूं जी बिल्कुल, कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। और ये डिपार्चर है जो जिस कन्विक्शन की हम यहाँ आपके चैनल पे भी बात करते रहे हैं, या कर्नाटक की जिस तरह से बात करते रहे हैं, या हेड ऑन चैलेंज की जो बात करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में जो दिया है, ये दिक्कत फिर हमको आएगी, या बात कांग्रेस को आएगी, या वो जो हम जैसे हैं जो सेकुलर को थोड़ा सा करना चाहते हैं, कि हमको अपनी बातचीत में एक थोड़ा सा किस तरह से बहस में पार्टिसिपेट करें, कि हम मतलब कांग्रेस के सेकुलरिज्म को कैसे डिफेंड करेंगे। जब आप उत्तर प्रदेश जाएंगे चुनाव लड़ने, तब हम क्या कहेंगे, या और राज्यों में जाएंगे तब क्या करेंगे, या पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे तब क्या करेंगे। आखिरी बात कह रहा हूं मैं, आपने चूंकि जिक्र किया था जी कि 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जगह कांग्रेस जीत गई थी राजीव जी, और उस समय भी मोदी जी साहब थे, उनका हिंदुत्व था तगड़ा, उसके बावजूद जीत गए थे। 2019 में तीनों राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो गया था। राजस्थान में एक भी सीट नहीं मिली कांग्रेस को लोकसभा के, मध्य प्रदेश में केवल एक सीट मिली छिंदवाड़ा की, जो कि इनका कमलनाथ का गृह जिला है, जहां से उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया था, और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 2 सीटें। अब आप सोचिए कि वही टीम अभी फिर से है, 2018 की टीम तीनों जगह फिर से उपस्थित है, छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। और उस समय जो मुकाबला हुआ था वो हिंदुत्व के आधार पर नहीं किया था कांग्रेस ने।
अब आप सोचिए कि मुझे क्या कहना चाहिए कि कांग्रेस की जीत के बारे में मैं क्या कह सकता हूं अभी से। और मैं, चूंकि राहुल गांधी की चिंता विधानसभा तो है ही, पर उससे ज्यादा लोकसभा भी है। तो क्या हम 2024 की अपॉर्चुनिटी को, ये जो सीटें हैं 40 सीटें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, 25 सीटें राजस्थान की है, 26 सीटें गुजरात की हैं, बड़ा चंक है। मैं 17 सीटें तेलंगाना की न भी जोड़ूं, एक बड़ा चंक है ये। तो क्या हम क्या, मतलब हम क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या विधानसभा जीतना चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा दोनों जीतना चाहते हैं, कि हमारा उद्देश्य केवल राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हटा और 2018 की तरह और 2019 की तरह फिर से नरेंद्र मोदी को मैंडेट देना है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो पूरा काम कर रहे हैं वो लोकसभा के लिए कर रहे हैं जी। और हमारे यहाँ जो कोशिश चल रही है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, राजस्थान का तो झगड़ा आपको पता ही है, किस तरह के झगड़े आपस में चल रहे हैं जी। तो मैं अभी तो इतना ही कहना चाहता हूं। मैंने काफी समय ले लिया, आपके बाकी कोई सवाल होंगे तो फिर कभी आता हूं, दोबारा आता हूं आपके पास गर्ग साहब। और बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे हैं, जरा हिंदुत्व का जो मसला है वो उस पर भी आएंगे।